व्हाट इज बीकॉम? बीकॉम क्या है? बहुत सारे जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं जिन्हें कॉमर्स ले रखी है, उनके मन में आता है कि बीकॉम होता क्या है। देखिए बच्चे, बीकॉम जो है उसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये एक 3 साल का कोर्स है। यह फुल टाइम, डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन तीनों मोड से आपको कराया जाता है। बीकॉम के अंदर जो है वो मेनली 2 चीज होती है, एक होती है बीकॉम और दूसरा ऑप्शन होता है बीकॉम ऑनर्स। इसके अंदर आप जो है जो कॉमर्स के बच्चे हैं जो 11वीं 12वीं के, मोस्ट ऑफ देम जो है वो सॉर्टेड होते हैं कि उनको बीकॉम ही करना है, और ज्यादातर बच्चे जो 12वीं के जिनके पास कॉमर्स होती है वो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करते हैं। देखिए जो बीकॉम है ये इसके अंदर 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल का, जिसमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और इसमें मेरिट और एंट्रेंस दोनों के बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है। देखिए बच्चों, अगर बीकॉम ऑनर्स में अगर जाना है तो इसमें बहुत ज्यादा हाई मेरिट होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी की। अगर आपको बीकॉम के अंदर जाना है तो इसमें स्लाइटली कम आपकी जो है वो मेरिट होती है, और इसके अंदर जो आपकी पढ़ाई होती है वो होती है फाइनेंशियल ऑडिटिंग, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, फिर आपका टैक्सेशन, देन योर स्टॉक मार्केट, देन योर पब्लिक अकाउंटिंग एटसेट्रा। देखिए बीकॉम जो है वो एक तरीके से गेटवे है कॉमर्स की फील्ड के लिए, फाइनेंस की फील्ड के लिए, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सभी फील्ड में अगर आपको जाना है, आपको किसी कंसल्टेंसी के अंदर जाना है, आपको टैक्स कंसल्टेंसीज के अंदर जाना है, या आपको बिग 4 के अंदर जाना है जो हमारे भारत में है, डेलॉइट, EY, KPMG, PwC। तो अगर आपने बीकॉम ऑनर्स कर रखी है किसी अच्छे कॉलेज से, तो आपके लिए एक तरीके से गेटवे है, आपके लिए रास्ता खुल जाता है इन बड़ी कंपनीज में जाने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बीकॉम ऑनर्स। देखिए जो बीकॉम ऑनर्स में है उसके लिए सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 12वीं में कॉमर्स होनी चाहिए। आप 12वीं में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। ये आपके पास बेसिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद एक लैंग्वेज कोर्स भी होता है जो इंग्लिश होता है ज्यादातर स्कूल्स में। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं बीकॉम करने के लिए। फिर उसके बाद अगर आपको कॉलेज में जाना है तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, DU में, मुंबई यूनिवर्सिटीज में इनमें बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ्स होती हैं। आपको इसमें क्लास 12th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर होने चाहिए, नहीं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने हैं। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने हैं तो इजी लर्निंग इंडिया उसकी पूरी तैयारी कराता है आपको बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अभी मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं बीकॉम के लिए। आप उन्हीं सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स। देखिए बीकॉम के अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं। बीकॉम के एडमिशन्स के लिए मेरिट बेस और एंट्रेंस एग्जाम बोथ क्राइटेरिया हैं, दोनों ही क्राइटेरिया से आपका एडमिशन होता है। लेकिन आजकल आपको पता है कि जो मेरिट बेस है वो क्लास 12th के मार्क्स के हिसाब से होता है, और क्लास 12th के जो मार्क्स हैं और उनकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जाती है। 2021 में SRCC में 100% कट ऑफ गई है बच्चों। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्कोर 100% इन एग्जाम। तो आपके पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए टू गेट इनटू एडमिशन इन बीकॉम। मैं अब आपको लिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स बताऊंगा बीकॉम के लिए। कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं हमारे इंडिया में। नंबर 1 IPU CET, इसकी फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और जैसे ही नाम से आपको पता लग रहा है कि इसको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली की है वो कंडक्ट कराती है, जिसकी फुल फॉर्म है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, एंड शॉर्ट फॉर्म वी से GGSIPU। सेकंड BHU UET। BHU UET की फुल फॉर्म होती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो वाराणसी में सिचुएटेड है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इसी के अंदर IIT का कैंपस भी है, और जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और जो हमारे नॉर्मल डिग्री कोर्सेज हैं उसका कैंपस भी है। एक ही कैंपस में ये सारे कॉलेज सिचुएटेड हैं। NPAT जो है वो नारसी मोहन जी यूनिवर्सिटी के लिए होता है, जिसे हम NIMS भी बोलते हैं। NPAT की फुल फॉर्म है नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम आफ्टर क्लास 12th। ये NPAT की फुल फॉर्म है, और जो NIMS है उसका जो मेन कैंपस है वो मुंबई में सिचुएटेड है। फोर्थ JMIEE, इसकी फुल फॉर्म है जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम, और जैसे आपसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है ये है आपकी
दिल्ली में सिचुएटेड है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जस्ट लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मैं इस बीच में आपको एक छोटा सा नोट बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते हैं बीकॉम के लिए, यह है टोटली मेरिट बेस पे इसमें एडमिशन होते हैं। फिफ्थ, जैट की फुल फॉर्म है जैन एंट्रेंस टेस्ट, और जैन यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु में, जिसे हम बेंगलोरी बोलते हैं, वहां पे सिचुएटेड है। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है कर्नाटका की। 6, CUET की फुल फॉर्म होती है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी बेंगलुरु में है, जैसे जैन यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु में सिचुएटेड है। 7th है GAT जो है वो गीतम है। गीतम की फुल फॉर्म होती है गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, बेंगलुरु, यहाँ पर इनके कैंपस सिचुएटेड हैं। ठीक है, हैदराबाद में है, विशाखापट्टनम में है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है तो बच्चों। और इसकी फुल फॉर्म होती है गीतम एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें आप इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप बीकॉम में एडमिशन पा सकते हैं। 8, DAVVCET, इसकी फुल फॉर्म होती है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जो देवी अहिल्याबाई जो है ये बहुत बड़ी महारानी थी और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो इन्हीं के नाम से एक यूनिवर्सिटी का नाम है, और यह इंदौर मध्य प्रदेश के रीजन्स में इनके कॉलेजेस हैं। तो बच्चों ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो अगर बीकॉम में अगर मेरिट बेस में उनका एडमिशन नहीं होता तो इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इन सभी जो मैंने एग्ज़ाम्स बताए हैं अभी तक आपको, और जो मैं आगे भी बताऊंगा, उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन इजी लर्निंग इंडिया कराता है। 9th, SRHCAT, और जैसे नाम से पता चल रहा है आपको SRM यूनिवर्सिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बच्चे ये SRM यूनिवर्सिटी जो आपकी चेन्नई में है, साउथ की यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ दी बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। सो इसमें अगर आपको बीकॉम में एडमिशन चाहिए तो इसमें खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। 10th इज AMUEE, और AMU की फॉर्म होती है जिससे बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जस्ट लाइक जामिया, और ये हमारे अलीगढ़ यूपी में सिचुएटेड है। तो बच्चों ये मैंने आपको 10 टॉप बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स बताए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप इजी लर्निंग इंडिया से संपर्क कीजिए, आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, आपके नंबर नीचे दे रखा होगा, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। जिन बच्चों का मेरिट बेस पे नहीं हो पाता अगर बीकॉम में, तो घबराइए मत, ये मत सोचिए कि अब क्या होगा जिंदगी में। बच्चे देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके लिए कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। सिलेबस फॉर बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम, देखिए बीकॉम के लिए मेरिट और एंट्रेंस एग्जाम दोनों होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो मेरिट बेस पे एडमिशन लेती है और कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं। मैं मेरिट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब मैंने कॉलेज के बारे में बताया था कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए जो बच्चे बीकॉम करना चाहते हैं अगर उनके मार्क्स अच्छे ना आए तो वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम्स का मेरिट के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे आपके 40 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स, 55, 60% हैं 12th में, तो आप उन एंट्रेंस एग्जाम्स में अपेयर कर सकते हैं। अब उनका सिलेबस बताऊंगा कि कौन से टाइप के टॉपिक्स आते हैं इन एंट्रेंस एग्जाम्स में एंड कितने सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। जनरली ये 5 to 6 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। अब मैं 1 by 1 उन सभी सेक्शंस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जो मेजर टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, देन योर वर्क एंड टाइम, DI, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एटसेट्रा। सेकंड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जो आपके टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, एज एटसेट्रा। थर्ड इंग्लिश। इंग्लिश के जो टॉपिक्स होते हैं इन एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं वो आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पजल, सिनोनिम, एंटोनिम्स, आइटम एंड फ्रेजेस, देन योर पैरा जंबल्स एटसेट्रा। फोर्थ जीके एंड करंट अफेयर। जीके को हम जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज ही बोलते हैं एंड इसका जो सिलेबस होता है वो होता है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी एटसेट्रा। फिफ्थ में आपका कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में बिजनेस स्टडीज भी पूछा जाता है, जो आपने क्लास 11th 12th में पढ़ी होती है बिजनेस स्टडीज, उनके बारे में पूछा जाता है। फिर आपका जो 6th होता है वो होता है अकाउंट्स, जो आपने क्लास 11th एंड 12th में जो अकाउंट्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके आते हैं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में हैं।
इसलिए आप स्पेसिफिक नहीं बता सकता। जो 4 मैंने आपको पहले जो सेक्शन बताए वो तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये 2 सेक्शन भी। सो आपको इन सभी सेक्शंस को अच्छी तरीके से तैयार करना है जिससे आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो सके। देखिए बच्चों, अगर आप बीकॉम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। हम सभी टाइप के बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। डू विजिट आवर वेबसाइट easylearningindia.com, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। टॉप 10 बीकॉम कॉलेजेस इन इंडिया। हमें भारत के जो बेहतरीन 10 बीकॉम के लिए कॉलेजेस हैं उनके बारे में बताऊंगा। रैंक 1 SRCC। SRCC की फुल फॉर्म होती है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स रैंक 1 है। DU का कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है ये कॉलेज। और ये कॉलेज 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था ये कॉलेज। और इस कॉलेज में मेजरली 2 कोर्सेज हैं जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए और बीकॉम ऑनर्स के लिए। सो कॉमर्स की फील्ड में ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है और यहाँ की जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत बेहतरीन है। जो टॉप 4 हैं जिसे हम बिग 4 बोलते हैं, डेलोइट, KPMG, PwC और EY, वो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। रैंक 2 है LSR फॉर वुमेन। देखिए LSR की फुल फॉर्म होती है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स। नाम से बताया गया है ये गर्ल्स के लिए कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, दिल्ली में सिचुएटेड है ये कॉलेज। और ये भी बहुत बेहतरीन कॉलेज है। जो फेमस एल्यूमिनाई है यहाँ से वो आन यान सू की, जो म्यांमार की जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जो मतलब प्रीमियर है वहाँ की, ठीक है, वो हमारे यहाँ से पढ़ी हुई है जिसे नोबेल प्राइज मिला था। LSR की स्थापना हुई थी 1956 में और LSR में की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, टॉप कंपनीज आती हैं। और LSR के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं बीकॉम के साथ, लेकिन बीकॉम जो है वो एक क्रीम कोर्स है यहाँ के लिए। रैंक 3 लॉयला कॉलेज। लॉयला कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेन्नई में सिचुएटेड है ये कॉलेज। लॉयला कॉलेज की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1925 में हुई थी और ये भी तमिलनाडु का बेस्ट कॉलेज है फॉर बीकॉम ऑनर्स या फिर कॉमर्स के लिए। लॉयला तो वैसे भी बहुत अच्छे कोर्सेज कराता है और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ज़्यादातर हर कोर्स के लिए। सो चेन्नई या साउथ के बच्चे हैं और जो कॉमर्स की बैकग्राउंड या फाइनेंस से रिलेटेड जो बैकग्राउंड जानना चाहते हैं वो लॉयला को जरूर अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। रैंक 4 है सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई। सेंट जेवियर कॉलेज की स्थापना हुई थी वो 1869 में हुई थी, इस्टेब्लिश्ड इन 1869। मुंबई में सिचुएटेड है, जिसको पहले इसको बॉम्बे बोलते थे, आज के मुंबई बोलते हैं। और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। जैसे SRCC DU के अंडर आता था, ऐसे ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। सेंट जेवियर जो है वो प्राइवेट कॉलेज है और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है मुंबई के लिए। या फिर महाराष्ट्र का जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है फॉर कॉमर्स। रैंक 5 हिंदू कॉलेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और ये दिल्ली में है और बेसिकली नॉर्थ कैंपस में है। दिल्ली में 2 कैंपस है, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1899 में हुई थी और हिंदू कॉलेज भी साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए बहुत बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ BSc के भी बहुत अच्छे कोर्सेज कराए जाते हैं और कॉमर्स की फील्ड से भी बहुत अच्छे कॉलेज कराए जाते हैं और आर्ट्स के भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं हिंदू कॉलेज के अंदर। और हिंदू कॉलेज के पास आउट बच्चे जो हैं वो बहुत सारे अच्छे फील्ड्स में जाते हैं। बहुत सारे बच्चे IAS IPS बनते हैं और आपके अच्छी कंपनीज में जाते हैं। तो इस कॉलेज को भी अपने टॉप प्रायोरिटी में रखना। रैंक 6 हंसराज कॉलेज। देखिए हंसराज कॉलेज भी एक बहुत बेहतरीन कॉलेज है। हंसराज कॉलेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है। और जो फेमस एल्यूमिनाई हैं सबको पता है, SRK, शाहरुख खान यहाँ से पास आउट हैं। देखिए जितने भी मैं कॉलेज आपको बता रहा हूँ टॉप 10 में, सिवाय एक कॉलेज 9th रैंक की जो आएगा, नारसी मोहन जी जो कॉलेज फॉर कॉमर्स है, उसके अलावा हर कॉलेज में मेरिट बेस में एडमिशन होता है। जो आपके क्लास 12th के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है। जनरली कट ऑफ जो है वो इस साल आपको पता है 100 तक गई है और मिनिमम जो है वो 97, 96, 95, बस 96 से कम तो जाती ही नहीं है। कभी रियर केस में 95 जाती है फॉर जनरल कैटेगरी। तो बच्चों आपको बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा 12th क्लास में, तभी आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो हंसराज कॉलेज की स्थापना हुई थी 1948 में और 1948 आपको पता है आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इस कॉलेज में बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, एक अलग से प्लेसमेंट सेल है। दिस कॉलेज हैज आल्सो प्लेग्राउंड टू प्ले। ज़्यादातर हर कॉलेज में है प्लेग्राउंड, लेकिन
ये नॉर्थ कैंपस का है। तो आपस में जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर एक इंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होता है, कल्चरल फेस्ट भी होते हैं। सो हर कॉलेज का अपना कल्चरल फेस्ट है। और जैसे हिंदू के जो कल्चरल फेस्ट जो मैंने आपको बताया, हिंदू कॉलेज जो टॉप 5 में था, उसके फेस्ट का नाम मैका है। हंसराज के जो फेस्ट का नाम वो है कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं इसको। और जो रैंक 1 था हमारा, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था SRCC, उसके कल्चरल फेस्ट का नाम है क्रॉस रोड। तो बहुत अच्छे फेस्ट होते हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, स्टूडेंट बहुत कुछ नया सीखते हैं इन फेस्ट में। सो ये भी अटेंड करना बहुत जरूरी है अपने कॉलेज लाइफ में। रैंक 7 है MCC, जिसकी फुल फॉर्म है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। और जैसे आप नाम से पता चल रहा है कि ये मद्रास चेन्नई में सिचुएटेड है और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के अंदर एफिलिएटेड है। और इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1837 में। बहुत पुराना कॉलेज है। आज़ादी क्या, हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उससे भी ज़्यादा पुराना है। जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो आता है 1857 में। रैंक 8 क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में सिचुएटेड है और बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप के कोर्सेज कराए जाते हैं। आपके प्रोफेशनल कोर्सेज से लेके BTech, आपका MTech और आपका BCom ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1969 में। और बच्चों सबसे बड़ी बात है, ये बेंगलुरु जैसे शहर में है। बेंगलुरु जो शहर है वो बहुत ही बेहतरीन शहर है, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वहां से पास आउट होने के बाद जो बच्चे हैं वो बहुत सारे स्टार्टअप्स में जाते हैं, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो फाइनेंस की फील्ड में जो स्टार्टअप्स हैं वो BCom के बच्चों को लेते हैं। सो उनके लिए बहुत इजीली उन कॉलेज से पास आउट होने के बाद ऐसी टॉप कंपनीज या टॉप स्टार्टअप्स में जाना बहुत इजी तरीके से वो एंटर कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया था, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। और जो मैं अगला जो आपको बताऊंगा 9th का, नारसी मोहन जी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके अलावा सभी के लिए मेरिट बेस पर ही आपका एडमिशन होता है। रैंक 9 नारसी मोहन जी कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स मुंबई। देखिए, नारसी मोहन जी कॉलेज जो है वो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है मुंबई का। और यहाँ से पास आउट होने के बाद बहुत बड़े बैंक्स में, बहुत बड़ी कंपनीज में बच्चे जाते हैं। और यहाँ का जो कोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है। यहाँ के टीचर्स बहुत बेहतरीन है, प्लेसमेंट A1 है, प्लेसमेंट नंबर 1 है यहाँ की। और बहुत हाई पैकेजेस मिलते हैं बच्चों को, बिकॉज नारसी मोहन जी इस कॉलेज के साथ और भी कॉलेज है, पूरा एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है बच्चों को। और एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, और जो मतलब ये कह लीजिए बहुत हाईटेक है यहाँ की प्लेसमेंट सेल। तो अगर इसमें आप एडमिशन लेते हैं तो ये समझ लीजिए, अगर बच्चा चाहे तो उसकी प्लेसमेंट जो है वो गारंटीड है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में और यह मुंबई में सिचुएटेड है, जैसे मैंने आपको बता चुका है। और मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है ये कॉलेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रैंक 10 RA पॉडर कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। मुंबई में सिचुएटेड है ये कॉलेज, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इस कॉलेज की 1941 में। और ये भी बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अगर आपको और कॉलेजेस के बारे में जानना है तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए easylearningindia.com और हमारे ब्लॉग को पढ़िए। हमने अपने ब्लॉग में और भी एक्स्ट्रा डिटेल दे रखी है, फुल डिटेल दे रखी है कॉलेजेस के बारे में, कि जो हमारे टॉप कॉलेजेस हैं, कई कॉलेजेस जो दिल्ली के टॉप हैं, मुंबई के टॉप हैं, चेन्नई के टॉप कॉलेजेस हैं, उन सभी के बारे में बता रखा है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। फीस ऑफ BCom ऑनर्स एंड BCom अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज। अब मैं आपको फीस के बारे में बताऊंगा कि BCom ऑनर्स और BCom की कितनी फीस होती है। देखिए, मैं आपको एक रेंज बताऊंगा फीस की, एक्यूरेट फीस नहीं बता सकता, बिकॉज जो ये फीस है ये डिफर करती है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। ओके, सो पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बताऊंगा और ये मैं आपको रेंज में बताऊंगा। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज की होती है फ्रॉम 10,000 to 50,000। ओके, 10,000 से 50,000 के बीच में होती है। और ये मैं आपको पूरे साल की फीस बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेमेस्टर 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आप देख लीजिए, इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो ये मैंने एक रेंज बता दी है आपको गवर्नमेंट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो होती है फ्रॉम 60,000 to 1.5 लाख पर ईयर। सो 60,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में होती है। एक साल की पूरी मैंने आपको फीस बताई है। इसको भी आप 2 सेमेस्टर के बीच में डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। और BCom ऑनर्स का जो कोर्स होता है
वो 3 साल का होता है और इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। सो आप उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू 3 कर सकते हैं और आपके सामने पूरी टोटल फीस आ सकती है। सो गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज की फीस कॉलेज टू कॉलेज डिफर कर सकती है। स्पेशलाइजेशन इन बीकॉम, देखिए अब मैं आपको बताऊंगा इस बीकॉम में किस टाइप की स्पेशलाइजेशन होती हैं। हर फील्ड में डिफरेंट टाइप की स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे इंजीनियरिंग में होती है सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे ही बीकॉम में भी स्पेशलाइजेशन होती है। और आपको जब अपनी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अगर आपने लॉ कर रखी है तो क्रिमिनल लॉ होते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, तो आपको स्पेशलाइजेशन हासिल करनी पड़ती है। ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे आपके ऑर्थोपेडिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो आपको जब अपनी फील्ड में आप आगे परस्यू करते हैं तो आपको एक स्पेशलाइजेशन हासिल करनी पड़ती है। ऐसे ही बीकॉम के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन है। अब मैं आपको 1 बाय 1 सभी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग जो है वो बहुत सारी टाइप की होती है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, देन योर पब्लिक अकाउंटिंग। सो अकाउंट्स में ये ब्रॉडली मैंने आपको 5 to 6 अकाउंटिंग बताई है। सो इसके अंदर आप ये सब चीजें पढ़ते हैं। सेकंड बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर आपको प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनबीएफसीज, देन योर पेमेंट बैंक्स, तो इन सब के बारे में आपको जानना पड़ता है। सो बैंकिंग भी एक बहुत वास्ट फील्ड है। इंटरनेशनल बैंकिंग भी आता है इसके अंदर, डोमेस्टिक बैंकिंग भी आता है। तो आप इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिससे आप बैंकिंग की फील्ड में आगे परस्यू कर सके। थर्ड अक्यूलरी साइंस। देखिए अक्यूलरी साइंस जो होती है वो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, बिकॉज हर बिजनेस में एक रिस्क होता है और जब तक आप उस रिस्क को मिटिगेट नहीं करते, कम नहीं करते, आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो रिस्क मैनेजमेंट को ही हम बोलते हैं अक्यूलरी साइंस। फोर्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ वास्ट फील्ड और आजकल इंडिया में बहुत टाइप के इंश्योरेंस हैं और बहुत टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों हैं। जैसे गवर्नमेंट में LIC सबसे बड़ी है, प्राइवेट में ICICI लोम्बार्ड, HDFC, ECO, डिजिट एसेट्रा। तो इंश्योरेंस जो होता है इंडिया में ब्रॉडली हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, बाइक, कार, प्रॉपर्टी, जैसे कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो उसका भी एक इंश्योरेंस होता है। सो प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जैसे आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो इस टाइप के इंश्योरेंस इंडिया में होते हैं। फिफ्थ फाइनेंस। फाइनेंस जो है वो बहुत ज्यादा अहम है और हर फील्ड के लिए अहम है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, बिकॉज फाइनेंस इतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आपके पास रेवेन्यू आता है, आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं, कितना सेव करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को। सो ये सारा एक फाइनेंस का खेल होता है और ये आना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो इसी की जो पढ़ाई करता है, जो हर चीज को मैनेज करना और रेवेन्यू जनरेट करना, उसको ही हम कहते हैं फाइनेंस। 6 इज इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। देखिए अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं इसको, बिकॉज इकोनॉमिक्स ये होता है कि जब कोई डिसीजन लेती है सरकारें, बड़ी कंपनीज या छोटे लोग या खुद की फैमिलीज, सो वो कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, कैसे उनके जो है वो रेवेन्यू को इम्पैक्ट करता है, कैसे उनके सोशल स्कीम्स को इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी। बिकॉज इकोनॉमी जो है वो लोगों पे इम्पैक्ट करता है। बिकॉज इकोनॉमी से क्या होता है, हमारी जो पूरी GDP होती है, हमारे प्रोडक्शन होता है, हमारे जो है एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सो वो सब कुछ इकोनॉमी में आता है। और इकोनॉमी जो है वो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल दोनों को इफेक्ट करती है अगर ढंग से हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाएंगे। सो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। 7th टैक्सेशन। टैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और टैक्सेशन जो है वो एंशिएंट टाइम से है। देखिए बच्चे, जितने भी सरकारें रही हैं आज तक या हमारे राजा महाराजा रहे हैं, सबको टैक्स कलेक्ट करना पड़ा है। जैसे कि पहले हमारे यहाँ पर जो होता था वो जो स्लेव्स के ऊपर टैक्स लगाते थे, लोअर पीपल्स के ऊपर टैक्स लगाते थे राजा महाराजा, कभी कभार जो नॉन मुस्लिम टैक्स लगते थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है वो आज के ज़माने में भी सरकारें टैक्स लगाती हैं, बिकॉज सरकारों का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का जो सोर्स होता है वो होता है टैक्स, और उसकी पढ़ाई जो होती है उसे हम बोलते हैं टैक्सेशन। और GST आने के बाद तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज जो अब छोटे और जो मझोले जो हमारे जो व्यापारी हैं उनको भी GST फाइल करना पड़ता है, बिकॉज ये एक पूरा एक नेटवर्क बन गया है और इस नेटवर्क के अंदर हर स्टेज पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है और सरकार उस टैक्स को कलेक्ट करती है। तो इसकी जो पढ़ाई करते हैं वही एक्सपर्ट बनते हैं, वो इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं। लास्ट 8
देखिए 8th है ऑडिटिंग। देखिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं या सरकारें काम करती हैं या घर में भी आप अगर जो अपनी गृहिणियां हैं वो जो घर चलाती हैं, सो लास्ट में ऑडिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना खर्चा हुआ, कितना फजूल का खर्चा हुआ, कितना पैसा कहाँ से आया। तो ऑडिटिंग के अंदर वो सब कुछ जो है वो अकाउंट्स को पूरा देखा जाता है कि किस किस स्टेज पे कहाँ खर्चा हुआ। सो आप आगे जो फ्यूचर है उसको अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हो, और अगर जितना आप ऑडिट करेंगे चीज़ों को उतना ही अच्छा है लाइफ के लिए भी, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो कॉमर्स में है वो भी ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। इंडिया में तो बहुत बड़ी संस्था है इसके लिए। अगर आप ऑडिटिंग सीख लेते हैं या फिर एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप जो है, क्योंकि सीए भी ज़्यादातर यही काम करते हैं, सो आप उसके बाद जो है कैग में जा सकते हैं, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर बीकॉम। देखिए हर फील्ड में कुछ ना कुछ आपको स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, और अगर वो आपके अंदर वो स्किल इनबिल्ट होता है तो आपको वो जॉब या वो प्रोफेशन जो है परस्यू करने में आसानी होती है। जैसे अगर कोई एथलीट है और उसकी बॉडी जो है वो और डीएनए इस टाइप का है कि उसको रनिंग करने में मजा आता है, उसकी मसल्स इस टाइप से, तो उसको हमेशा एक एडवांटेज मिलता है। जैसे माइकल फेल्प्स की जो हाइट थी और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप का था कि उसको पानी को काटने में आसानी होती रही, इसलिए वो बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल जीत पाया ओलंपिक में। ऐसे ही अगर आपको बीकॉम के अंदर करियर परस्यू करना है तो बच्चों आपके अंदर अगर इनबिल्ट कुछ स्किल्स होंगी तो आपके लाइफ बहुत इजी हो जाएगी आगे। तो मैं उन्हीं कुछ स्किल्स के बारे में आपको बताऊंगा जो बीकॉम के अंदर रिक्वायर्ड होती है। स्किल नंबर 1, गुड बिजनेस स्किल्स। देखिए बिजनेस स्किल्स होनी चाहिए आपको। हमारा एक बिजनेस इकोसिस्टम है, वो समझ में आना चाहिए कि बिजनेस कैसे काम करता है। गुड कैलकुलेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीकॉम के बच्चों के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करते हैं वो। बिकॉज बीकॉम के बच्चे जो है वो अकाउंटेंट बनते हैं, आगे अगर बीए पास कर लेते हैं बाद में सीए बन सकते हैं, टैक्सेशन में जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है अ गुड नॉलेज ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया एंड वर्ल्ड। आपको टैक्सेशन सिस्टम पता होना चाहिए, बिकॉज टैक्सेशन सिस्टम इज हिस्टोरिकल। जो हमारे राजा महाराजा थे वो भी टैक्स लेते थे, हमारी गवर्नमेंट्स भी टैक्स लेते थे और आगे भी लेंगे, बिकॉज वो इनके एक जो है वो उनकी कमाई का एक साधन है, उसी से देश चलता है। तो आपको टैक्सेशन सिस्टम की गुड नॉलेज होनी चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स की गुड नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी अगर डिसीजन लेती है गवर्नमेंट या कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल, उससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, गुड नॉलेज। गुड प्लानिंग स्किल्स तो हर फील्ड में रिक्वायर्ड होती है। ऐसे ही बीकॉम में एक अच्छा प्लानर होना चाहिए जो बजट्स को अच्छी तरीके से प्लान कर सके। मैथमेटिक्स स्किल्स, जैसे कैलकुलेशन की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है बीकॉम के लिए, ऐसे ही मैथमेटिक्स की स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप चाहे टैक्सेशन हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो, चाहे इकोनॉमी हो या इकोनॉमिक्स जिसे हम बोलते हैं, इन सभी के अंदर मैथमेटिक्स जरूरी है और मैथमेटिक्स कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑल्सो। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मैथमेटिक्स स्किल्स एटलीस्ट जो है वो नॉर्मल एंड अबव देन नॉर्मल तो होनी चाहिए। एक्सीलेंट हो तो बहुत अच्छी बात है। अकाउंटेंसी स्किल्स, जैसे बिजनेस स्टडीज की स्किल्स होनी चाहिए या बिजनेस स्किल्स होनी चाहिए, ऐसे अकाउंटेंसी स्किल्स होनी चाहिए। बिकॉज एक ही बिजनेस में बहुत सारे अकाउंट्स आपको मैनेज करने पड़ सकते हैं, और अगर आपके अंदर मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करने की स्किल नहीं होगी तो आप कहीं पीछे रह जाएंगे। सो इस स्किल को इंप्रूव करने के लिए आपको जितनी हो सके अपने अकाउंट की स्किल्स पे काम करना चाहिए। गुड प्लानिंग स्किल्स, देखिए प्लानिंग स्किल्स तो हर फील्ड में रिक्वायर होती है, जैसे स्पोर्ट्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, ऐसे ही कॉमर्स की फील्ड में भी प्लानिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितना अच्छी तरीके से आप प्लान करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप अकाउंट्स मैनेज कर पाएंगे, उस बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, और जब बिजनेस ग्रो करेगा तो वो इकोनॉमी पे हमारे देश की और जो ओवरऑल इकोनॉमिकल जो हमारे देश की कंडीशंस है या वर्ल्ड की, उस पर इंपैक्ट करता है। सो गुड प्लानर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक भी बैड प्लानिंग डिसीजन इन इकोनॉमिक्स और इन कॉमर्स कैन इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ करोड़ ऑफ पीपल्स। इनोवेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इनोवेशन हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है, जैसे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, स्पोर्ट्स में, आजकल मैनेजमेंट में इतनी सारी जो है वो इनोवेशन हो रही है, न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं।
ऐसे ही हमारे जो कॉमर्स हैं उस फील्ड में भी इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए जैसे टैली के हैं, और आपके अंदर एक इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे इनोवेटिवली हम सॉल्व कर सके। बिकॉज जितने अच्छा आपके अंदर इनोवेटिव माइंडसेट होगा उतनी अच्छी तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे इन दिस फील्ड। ये मैंने आपको सभी जो है वो स्किल सेट्स के बारे में बताया है। जरूरी नहीं है बच्चों कि आपके अंदर ये स्किल सेट हो, लेकिन आप इन स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं। कोई भी जो है इंसान अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, वो हमेशा इस संसार में, इस वर्ल्ड में आके सीखता है। तो कोई भी घबराइए नहीं कि मेरे अंदर ये स्किल नहीं है, बिजनेस की नहीं है, अकाउंटेंसी की नहीं है, इकोनॉमिक्स की नहीं है। आप हर स्किल एक्वायर कर सकते हैं, इच्छा शक्ति के ऊपर बेस होती है। कोर्स करिकुलम ऑफ बीकॉम, देखिए मैं अब आपको बताऊंगा कि जब आप 3 साल में, और जब 3 साल में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और 3 साल में 6 सेमेस्टर्स होते हैं आपके। सो अब आपको जो है वो मेजरली जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या पढ़ते हो, सेकंड में क्या पढ़ते हो, थर्ड में, सो मेजर सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर में बताऊंगा कि बीकॉम में आपको किस टाइप के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सो आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव मिल जाएगा और आपके लिए इजी होगा कि आपको बीकॉम करनी है या नहीं करनी है, या फिर जो बीकॉम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको जैसे कोई फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा है तो उसको फोर्थ सेमेस्टर में किस टाइप का सब्जेक्ट मिलेगा। सो उन बच्चों के लिए भी ये ईजियर हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं आप इन्वायरमेंटल स्टडीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड सेमेस्टर लैंग्वेज पढ़ते हैं, बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। थर्ड सेमेस्टर कंपनी लॉ पढ़ते हैं, इनकम टैक्स पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पढ़ते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग पढ़ते हैं। फोर्थ सेमेस्टर इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ते हैं, ई कॉमर्स पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स पढ़ते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस या फिर कोई कंप्यूटर बेस्ड आप सॉफ्टवेयर सीखते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। सिक्स्थ सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, साइबर लॉ एंड अदर लॉ एंड लास्ट कॉर्पोरेट लॉ। देखिए ये मैंने आपको डिफरेंट सेमेस्टर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये वेरी कर सकते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन मैंने आपको एक जनरल सब्जेक्ट्स बताए हैं जो मेजरली हर यूनिवर्सिटी में होते हैं। लेकिन कोर्स करिकुलम इट डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। टॉप जॉब प्रोफाइल्स इन बीकॉम, देखिए अब मैं आपको जो बीकॉम में टॉप जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, कौन सी जॉब्स मिलती हैं आपको बीकॉम करने के बाद, उनके बारे में बताऊंगा। उनकी सैलरी, एवरेज सैलरी भी बताऊंगा, लेकिन ये सैलरी वेरी कर सकती है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड कंट्री टू कंट्री। इंडिया में जो सैलरी है क्या पता यूएस में वो ना हो, और जो ऑस्ट्रेलिया में सैलरी वो यूके में ना हो। So one by one I will tell the job profiles. जूनियर अकाउंटेंट की जो सैलरी होती है वो 1.7 to 2.1 लाख पर एनम के बीच में होती है। अकाउंटेंट की जो सैलरी होती है वो 2.5 to 3 लाख के बीच में होती है, और ये मैं सभी रेंज बता रहा हूँ, ये रेंज वेरी कर सकती है। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की सैलरी होती है 3.2 to 4 लाख रुपीज पर एनम, और ये सभी फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ। फाइनेंशियल एसोसिएट की जो सैलरी होती है वो होती है 3.6 to 4.6 लाख पर एनम। ये सभी पर एनम की बता रहा हूँ जो एक साल में आपको मिलती है। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी होती है वो 3 to 6 लाख पर एनम। टैक्स कंसल्टेंट 3 लाख to 5 लाख पर एनम। ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव सैलरी होती है 2.2 लाख to 6 लाख पर एनम। फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सैलरी होती है 3.8 लाख to 4.8 लाख पर एनम। अकाउंट मैनेजर की सैलरी होती है 4.5 लाख to 5.8 लाख पर एनम। स्टॉक ब्रोकर के एग्जीक्यूटिव की सैलरी होती है 3.2 to 5 लाख पर एनम। देखिए ये मैंने आपको सभी मेजर जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बता दिया और उनकी सैलरीज के बारे में बता दिया। इसमें और भी छोटे मोटे जॉब प्रोफाइल्स होती है, उनकी सैलरीज होती हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है easylearningindia.com। टॉप रिक्रूटर ऑफ बीकॉम, देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि बीकॉम के अंदर टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं। वैसे तो बीकॉम करने के बाद आपको हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिकॉज अकाउंटेंट, टैक्सेशन
ऑडिटिंग, ये हर फील्ड में ज़रूरत होती है। जीएसटी आने के बाद, जीएसटी से पहले, और अब जो है लोग बहुत ज़्यादा टैक्स के प्रति जागरूक हो गए हैं। तो हर इंडस्ट्री को चाहे वो छोटा हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, उसमें जो है बीकॉम जो कर रखे हैं, जो प्रोफेशन है, उन लोगों की ज़रूरत होती है। बीकॉम वाले उनको असिस्ट करते हैं जिन्होंने सीए कर रखी है। वैसे तो मैंने आपको बता चुका है कि बीकॉम करने के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। हर फील्ड में बीकॉम करे हुए जो प्रोफेशनल हैं उनकी ज़रूरत होती है। सो मैं अब आपको बताऊंगा मेजर टॉप रिक्रूटर्स ऑफ बीकॉम। ज़्यादातर जो हमारे बैंक्स हैं वो रिक्रूट करते हैं, जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक। फिर हमारे देश में टॉप 4 हैं। टॉप 4 जो है हमारे देश में कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो हमारी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, जैसे डेलॉइट, KPMG, PwC, प्राइस वाटर कूपर एंड अर्नेस्ट एंड यंग, जिसको हम बोलते हैं EY। ठीक है, ये टॉप 4 है, जैसे हम बिग 4 भी बोलते हैं फाइनेंस की फील्ड में या टैक्सेशन या कंसल्टेंसी की फील्ड में। फिर हमारी जो बिग इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो रिक्रूट करती हैं, जैसे कि एक्वा इंश्योरेंस, डिजिट इंश्योरेंस, LIC, कोटक लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल एंड एसेट्रा। सो बच्चों, मैंने अभी आपको जो है वो इन सभी टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बता दिया, और स्पेशली मैं आपको कुछ रिक्रूटर्स के बारे में और बता देना चाहता हूं, बिकॉज आजकल एक स्टार्टअप का जमाना है, ठीक है ना, और ये दौर स्टार्टअप का है। जैसे इजी लर्निंग इंडिया भी एक स्टार्टअप है, वी आर अ ग्रोइंग स्टार्टअप। ऐसे ही क्या है, बहुत सारे स्टार्टअप जो एस्टेब्लिश हैं, तो उनको भी बीकॉम करे हुए पर्सन्स की या जो हमारे जो प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, जैसे जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार दोनों में आता है स्टार्टअप एंड इंश्योरेंस, car-dekho.com, ओयो एसेट्रा। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जिन्हें बीकॉम करे प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। सो कोई बच्चा घबराइए नहीं, बीकॉम करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप सीए फॉर्म्स में भी जा सकते हो, इंडिविजुअल जो कोई सीए है आप उसके अंडर भी काम कर सकते हैं। सो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं आफ्टर डूइंग बीकॉम। मैंने आपको सभी रिक्रूटर्स के बारे में बता दिया है। व्हाट टू डू आफ्टर बीकॉम, बीकॉम के बाद क्या करें। देखिए, बीकॉम के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अब मैं 1 बाय 1 आपको सभी करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट, एमकॉम की फुल फॉर्म होती है मास्टर इन कॉमर्स। जैसे हर सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर सकते हैं, ऐसे ही कॉमर्स के अंदर भी आप मास्टर्स कर सकते हैं, जिसका नाम है एमकॉम। सेकंड, MBA। बहुत सारे बच्चे जो कॉर्पोरेटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो MBA करते हैं। MBA की फुल फॉर्म होती है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, MBA जो है वो बहुत सारी फील्ड्स में होती हैं, बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं, लाइक फाइनेंस, HR, सेल्स, मार्केटिंग एसेट्रा। सो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि वो किसी भी स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं, बिकॉज उनका एक बैकग्राउंड है जो फाइनेंस से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड होता है। बीकॉम वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। थर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और PG इन डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, या फिर आपको सर्टिफिकेशंस कराते हैं जो 1 साल का है या फिर 6 महीने का, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको एक अच्छी स्किल मिलती है और उस स्किल के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है जो मार्केटिंग फील्ड में, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक ग्रोइंग फील्ड है, और अब बहुत सारी कंपनीज को मार्केटिंग जो करनी होती है वो सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में करनी होती है। एक अच्छा करियर ऑप्शन है। फोर्थ, कंपनी सेक्रेटरीट। देखिए, कंपनी सेक्रेटरीट जो है वो 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है CS का, जिसे हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरीट। और देखिए, इसमें एक कैच है, अगर आप बीकॉम LLB करते हैं और उसके बाद अगर आप कंपनी सेक्रेटरीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, बिकॉज आपका जो पूरा एक बैकग्राउंड है, जो पूरी हिस्ट्री है, वो लॉ, कॉमर्स एंड जो है कंपनी फाइनेंस या कंपनी के रूल्स के पूरे रिवॉल्व अराउंड हो जाएगी, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। फिफ्थ, डेटा साइंस। देखिए, डेटा साइंस एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है और एक अपकमिंग फील्ड है। आने वाले 10 साल जो है वो कह सकते हैं कि डेटा साइंस से डेडिकेटेड है। डेटा साइंस के अंदर होता है मशीन लर्निंग, आपका पाइथन, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग,
ये सभी डेटा साइंस के पार्ट हैं। और आप कॉमर्स की फील्ड से हो, आपके पास मैथ्स है, तो ये एक सोने पे सुहागा है कि आपको बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इसके अंदर। 6th, चार्टेड अकाउंटेंट। देखिए चार्टेड अकाउंटेंट भी एक बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड फील्ड है और कॉमर्स में ये मान लीजिए ये सबसे टॉप मोस्ट जॉब है। बिकॉज जो भी बच्चे 11th में कॉमर्स लेते हैं वो चाहते ही है कि चार्टेड अकाउंटेंट बने, लेकिन ये एक अच्छी फील्ड है और एक ग्रोइंग फील्ड है और एक अच्छे पैकेज मिलता है चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद। आप खुद भी अपनी फर्म खोल सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक ही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अमूमन जो है वो एवरेज 8 से 9 साल लग जाते हैं, कई बच्चों को इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। सो जिनके पास समय है वही इस फील्ड को चुनिए। 7th, अकाउंटेंट। देखिए अकाउंटेंट जो है वो बहुत सारी फील्ड्स में होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होते हैं। हर कंपनी को और जितने भी आप कैसी कोई भी बिजनेस है उसको अकाउंटेंट चाहिए होता है अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। तो बीकॉम करने के बाद आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। 8th, डू जॉब इन स्टॉक मार्केट। देखिए आप स्टॉक मार्केट में जॉब कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में जॉब कर सकते हैं, आप जो है वो रिस्क मैनेजमेंट जो कंपनीज होती है वहाँ जॉब कर सकते हैं, या आप जो डिफरेंट जो शेयर मार्केट के ब्रोकर्स होते हैं वहाँ जॉब कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि अब शेयर मार्केट हमारे इंडिया में ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। तो बच्चों अगर आपको शेयर मार्केट की अगर नॉलेज चाहिए तो आप इसमें सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोथ जो हैं वो कोर्सेज कराती हैं स्टॉक मार्केट के। आप बीकॉम के बाद ये कोर्सेज कर सकते हैं और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में जॉब कर सकते हैं। 9th, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। देखिए चार्टेड फाइनेंस एनालिसिस्ट को बोलते हैं CFA, और CFA जो है वो इंडिया और US, ऑस्ट्रेलिया, UK, यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ से बहुत सारे बच्चे CFAs करते हैं। CFA को हम बोलते हैं चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट प्रोग्राम इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ऑफर्ड इंटरनेशनली बाय अमेरिकन बेस्ड CFA इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्रोफेशन। देखिए मैंने आपको पहले कहा था CFA जो है वो ज़्यादातर लोग अमेरिका से करते हैं, बिकॉज अमेरिका में इसका जो है वो PG प्रोग्राम कराया जाता है और ये फाइनेंशियल जो आपके जो एसेट्स मैनेजमेंट और इन्हीं सब से करते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। अगर आप BCom कर चुके हैं तो आप इसको ज़रूर देखिए, ये ऑलमोस्ट जो है ना वो CA के बराबर है। जरूर इसको अपनी विश लिस्ट में या फिर अपने करियर के ऑप्शंस में रखिए। CFA जो है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आपने BCom कर चुकी है और अगर आपको हायर स्टडीज करनी है तो CFA अमेरिका से करिए। और ये बच्चों बिल्कुल CA के इक्विवेलेंट है एक तरीके से, और बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। एसेट मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, और जो आपके हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं वो ज़्यादातर इस कोर्स को करते हैं। और इसमें जो है वो नए जो आपका जो एक तरीके से न्यू वर्ल्ड जो इवॉल्विंग है उसमें बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसकी। सो इसको भी आप अपने उसमें करियर ऑप्शंस की लिस्ट में रख सकते हैं। 10th, CMA की फॉर्म होती है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखिए CMA भी 3 कंट्रियों से होता है, US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और जो CMA होता है ये ज़्यादातर फाइनेंशियल फील्ड, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, इन सब से रिलेटेड होता है। CMA इज अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स होता है ये इन मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल फील्ड। एंड CMA इज अ नॉलेज इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एनालिसिस, कंट्रोल, डिसीजन सपोर्ट्स, प्रोफेशनल एथिक्स। ये मैंने आपको CMA के बारे में बता दी। 11th, B.Ed। देखिए B.Ed की फॉर्म होती है बैचलर इन एजुकेशन, और B.Ed आप जो है वो BCom करने के बाद कर सकते हैं। ज़्यादातर B.Ed जो है वो किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद आप कर सकते हैं। बिकॉज B.Ed इसलिए ज़रूरी होती है कि B.Ed करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं, और आप फिर BCom अगर कर लेते हैं और B.Ed भी कर लेते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और सरकारी स्कूल के लिए तो आपको जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जिसको हम CTET बोलते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो B.Ed इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। 12th इज FRM की फुल होती है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। देखिए ये भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, आप BCom करने के बाद कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के युग में, बिकॉज रिस्क हर बिजनेस में है, चाहे वो छोटे से लेके बड़ा हो। लेकिन
अगर रिस्क को कम कर सकते हैं, अगर रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है कंपनीज को। तो इसलिए जो है वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जो है FRM एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, और इसको करने के बाद आप अलग अलग कंपनीज में जा सकते हैं और आप रिस्क एनालिसिस बन सकते हैं, रिस्क एनालिसिस्ट बन सकते हैं और कंपनीज का रिस्क कम कर सकते हैं। जितना कंपनीज का रिस्क कम करेंगे उतनी कंपनी कॉन्फिडेंस होती है, उतनी कंपनी ग्रो करती है। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। 13 सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील्ड है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कंपनीज को या हाई नेटवर्क इनकम ग्रुप जो लोग होते हैं उनका पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं। आप एडवाइज़र होते हैं, आप अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं। जैसे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट है, स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, न्यू एक्सपेंशन प्लान्स हैं, ठीक है, वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं। तो इतने सारे एक तरीके से जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं, जो बड़ी कंपनीज के या हाई इनकम नेटवर्क जिनके पास होते हैं, जैसे अंबानी, अडानी, टाटाज, ठीक है, जैसे बिरलाज, तो उनका पैसा आप इन्वेस्ट करा सकते हैं। ऐसे फॉरेन में जो है आपके मार्क जुकरबर्ग, आपके एलोन मस्क, सो आप इनको गाइड कर सकते हैं इनका पैसा इन्वेस्ट कराने के लिए। जब तक आप इस कोर्स को करेंगे नहीं तो आपको कैसे पता होगा कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है इन्वेस्टमेंट की। 14 जो है वो लास्ट मेजर करियर ऑप्शन है आफ्टर बीकॉम, कि बीकॉम के बाद क्या करें। देखिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दे सकते हैं, आप जो है यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही करियर ऑप्शंस बता रहा हूँ जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। आप बैंक्स के पेपर के फॉर्म भर सकते हैं, जैसे आप IBPS PO के पेपर दे सकते हैं, आप SBI PO के पेपर दे सकते हैं। सो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक्स में भी जा सकते हैं आप उनके पेपर क्लियर करके, ठीक है, या फिर आप MBA फाइनेंस करने के बाद भी आप प्राइवेट बैंक्स में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर वही करियर ऑप्शन बता रहा हूँ जो आगे कॉमर्स से रिलेटेड है या आप कॉमर्स के अंदर परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताऊँगा 14 जो मेजर लास्ट करियर ऑप्शन है फॉर आफ्टर बीकॉम कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका नाम है US पब्लिक अकाउंटिंग। तो हम इसको बोलते हैं USCPA, US सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। और एक तरीके से नाम से पता चल रहा है ये US में जितने भी पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि US में हमारे यहाँ पे भी अकाउंटेंट होते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी हाई सैलरी नहीं होती। US में बहुत हाई सैलरी होती है, लेकिन आपको US में पब्लिक अकाउंट या अकाउंटेंट बनने के लिए आपको वहाँ का कोर्स करना पड़ता है, और जिसका नाम है US सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। वहाँ पर जितने भी अकाउंट्स होते हैं अलग अलग कंपनीज के, तो बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, बहुत सारे हाई इनकम नेटवर्क पीपल हैं। आप उन सभी के पैसे को जो है वो अकाउंटेंट के तरीके से बैलेंस शीट है वो आप मेंटेन रखते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको 14 करियर ऑप्शन बताए हैं व्हाट टू डू आफ्टर बीकॉम, और ये सारे मैंने जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड बताए हैं। और मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बता चुके हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम UPSC की तैयारी कर सकते हैं, SSC की तैयारी, IBPS PO या गवर्नमेंट, या आप किसी पुलिस में जाना चाहते हैं उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर जो है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप बीकॉम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर से बुक्स, ई-बुक्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस कुछ भी परचेज कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बच्चों आप हमारी वेबसाइट पे एक बार अगर विजिट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, और आप खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे हमारी वेबसाइट से। कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज या स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज लेके ही जाएंगे, बिकॉज हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जो हमारी क्लासेस हैं वो बिल्कुल बेस्ट फैकल्टीज उन क्लासेस को पढ़ाते हैं, और हमारी जो बुक्स हैं वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर है उसके एग्जाम्स भी हैं, और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स ने उस बुक्स को लिखा है। ऐसे अगर आपको फिजिकल बुक नहीं चाहिए तो आप ई बुक्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, डू विजिट आवर वेबसाइट। थैंक यू सो मच।